बहुत जायज़ है, लेकिन अब हम कार्यक्रम आरंभ करें। जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको सुनने के लिए वो शांतिपूर्वक ढंग से हम उसका आनंद उठा सकें, ये मेरा आपसे निवेदन है। कृपया शांति बनाए रखें। यम शैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यर्थ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो विभुः। नमस्कार। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन के इस सभागार में उपस्थित समस्त अभ्यागतों का हार्दिक स्वागत है। विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में इसको स्मरणीय बनाने हेतु वर्ष पर्यंत विविध आयोजन होते रहे हैं। उसी कड़ी में आज का शताब्दी विशिष्ट व्याख्यान सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत आयोजित है। विशिष्ट व्याख्यान हेतु पधारे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी को प्रत्यक्ष सुनने का अवसर यह हमारा परम सौभाग्य है। सर, हम आपका स्वागत करते हैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। श्रीमती सुमेधा कैलाश जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मंचासीन प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी, हमारे विशिष्ट वक्ता श्रीमती सुमेधा जी, श्री प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी जी तथा प्रोफेसर कुमार शंकर जी एवं रजिस्ट्रार डॉक्टर के.पी. उपाध्याय जी से विनम्र निवेदन है कि महामना के छवि पर माल्यार्पण कर हम लोग उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करें। सहयोग करेंगी कुमारी सीमा एवं मालिका। मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत मंगलाचरण हेतु मैं वेद विभाग से डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। शुभकशियाता वैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरे अन्तं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो वाणीभिरो जज्ये किण्वन्ति विदते कुधिरा हाजदपूर्वं गच्छमन्तः प्रजानान्तं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु यत्प्रज्ञानभूता चेतो धृतिश्च जज्योतिरान्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नारिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु येने भूतं भुवनं भावियत्परिग्रहि ताममृतेन सर्वं येन जज्यस्तायते सप्तहोता तन्मे
जन्मानुया नेनीयाते येषु भिद्वाजेन एव यत्रादिष्ठान् जादाजिरान् जाविष्ठान् तान् मे मानः सेवा संकल्पमस्तु हरिः ओम्। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार सर्वप्रथम उर्दू प्रस्तुत होगा, जिसकी रचना डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने की थी और जिसे स्वरबद्ध किया था संगीत माध्यम पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने। प्रोफेसर संगीता पंडित के निर्देशन में इसे प्रस्तुत कर रही हैं संगीत एवं मंचकला की छात्राएं कुमारी शिवानी सोनकर, विदिशा हाजरा तथा गीतिका। तबले पर संगति करेंगे श्री सुमित राम लोहकर एवं हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं श्री पंकज। Hare
इसके उपरांत हमारे आज के विशिष्ट वक्ता श्री कैलाश सत्यार्थी जी को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करने के लिए मैं कुमारी विदिशा हाजरा को आमंत्रित करती हूँ। विदिशा हाजरा जी ने पुष्पगुच्छ प्रदान किया। हमारे विशिष्ट वक्ता श्री कैलाश सत्यार्थी जी को कुमारी शिवानी पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगी। कुलपति महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान करेंगे। अब मैं स्वागत भाषण के लिए कला संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कुमार पंकज जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। श्रीमती सुमेधा कैलाश जी, श्री कैलाश सत्यार्थी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, सामाजिक विज्ञान संकाय प्रमुख प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर के पी उपाध्याय जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकगण, अतिथिगण और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होने वाले स्कूलों से आए हुए उत्साह से भरे हुए सभी बच्चे, गोविंद शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी की गरिमा में उपस्थिति हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्यार्थी जी ने बाल श्रम के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी और 80,000 से ऊपर बच्चों को न केवल बाल श्रम की गुलामी से मुक्ति दिलाई है, बल्कि अपने संगठन के माध्यम से उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि सत्यार्थी जी ने इन बच्चों को उनका बचपन लौटा दिया। बंबई की एक लेखिका पिंकी बिरानी ने बच्चों के यौन शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, बिटर चॉकलेट। लेकिन यह किताब बच्चों के शोषण के विरुद्ध लिखी गई किताब का एक ही पक्ष सामने रखती है, लेकिन सत्यार्थी जी का कार्य सर्वांगीण है। वे बच्चों के किसी भी तरह के शोषण के सर्वथा विरुद्ध है। मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे श्री सत्यार्थी जी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे हैं और अपने शुरुआती दौर में अध्यापक भी रहे हैं। निर्धन छात्रों के लिए बुक बैंक से उन्होंने शुरुआत की और उनके कार्यों का दायरा शनि शनि बढ़ता गया और आज वे बाल श्रम के विरुद्ध चल रहे आंदोलन की मुख्य धुरी बन चुके हैं। उनकी प्रसिद्ध संपादित पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड चाइल्ड राइट्स। बहुत पहले किताब छपी थी हेरियट बीचर स्टो की अंकल टॉम्स केबिन। हिंदी में ये टॉम काका की कुटिया के नाम से प्रकाशित हुई थी। मुझे कहने की अनुमति दीजिए कि ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड चाइल्ड राइट्स किताब अंकल टॉम्स केबिन किताब की अगली कड़ी है। श्री सत्यार्थी जी को ए मैन ऑफ मिशन कहा जाता है और ये बिल्कुल सच है। मैन ऑफ मिशन। मैं इस समारोह में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है
मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मंजीत चतुर्वेदी जी और कुलसचिव महोदय, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभागार में बैठे सभी सम्मानित अध्यापकगण, अतिथिगण और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। हमारे आज के विशिष्ट वक्ता के परिचय हेतु मैं सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी। धन्यवाद ललीना जी। I am honored to introduce a part of human history, a living legend, Nobel laureate, Shri Kailash Satyarthi ji. Kailash Satyarthi ji was born as Kailash Sharma. January is the month of his birth month, and January is the birth month of Indian Republic also. He was born on 11 January 1954, and he was born in the famous ancient history capital of Vidisha, Madhya Pradesh. Born at Kailash Sharma, he went to the institute to study electrical engineering, Samrat Ashok Technological Institute at Vidisha itself. And then his pursuit, his lifelong journey, commitment started when he was a teacher. He was a teacher, so he's just like us. Belongs to the academia. But academia is, blamed to restrict its knowledge. He has translated his knowledge to the real challenges of life, to liberate slaves, human slaves, and that too, of course, children. He founded, for organizing his commitment to liberate child labor, he founded an organization, बचपन बचाओ आंदोलन। विद्यार्थियों ध्यान से इसका नाम याद रखना। अगर तुम लोग इनकी जीवनी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे जनरल स्टडीज का एक बड़ा चैप्टर तैयार हो जाएगा। और मैं ये तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक क्रियाशीलता का एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। तो मित्रों, बचपन बचाओ आंदोलन for English knowing persons, Save the Childhood movement was started in 1980, and he is a global citizen, a true global citizen, not only a global personality after receiving Nobel. He is a true global citizen. You can look at this account. He has liberated till date more than 83,000 children in 144 countries, almost the planet Earth. And you know, he has not only liberated
children, impressed by his work, International Labour Organization adopted, yes, remember this, Convention number 182 by ILO on the worst forms of child labour, which is now a principal guideline for governments, state governments, different nations around the world. That's why I am calling him a global citizen. There is a long list of awards, the society, the governments, they come forward, try to understand his work, and then finally change in their rules, regulations, laws, their policies, and sincerely award. This is one of the, one of those persons who have been sincerely awarded, not because of his so many contacts and connections. So I am reading the list of awards. Everybody knows. 2014 Nobel Prize to whom? From India? Yes? Kailash Satyarthi and Kailash Satyarthi. Okay. 2015 Harvard University Award, Humanitarian of the Year. 2015 again. Honorary doctorate. He is an honorary doctorate, so he is Dr. Kailash Satyarthi by Amity University, Gurgaon. 2009 Defenders of Democracy Award, United States. 2008 from Spain, Alfonso Comín International Award. 2007 Gold Medal of the Italian Senate. Will you please keep silence? कृपया करके शांत हो जाइए. 2007 Heroes acting to end modern day slavery by United States State Department. 2006 United States again, Freedom Award. 2002 from University of Michigan, Wallenberg Medal. 1999 Germany, Friedrich Ebert Stephen Award. Netherlands, Golden Flag Award. United States, Robert Kennedy Human Rights Award. United States, the Trumpeter Award. Germany, the Archer International Peace Award. And in 1993, he was elected Ashoka Fellow. Thank you very much. सत्यार्थी जी आज हमारे बीच पधारे हैं। उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है और साथ में आपकी पत्नी श्रीमती सुमेधा जी भी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमती सुमेधा कैलाश के सम्मान हेतु आमंत्रित करती हूँ पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल जी को। कृपया वे आएं और उनका सम्मान करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे आज के विशिष्ट वक्ता का सम्मान करें और हमारे वक्ता आज की यहाँ की शिल्पियाँ अपने साथ ले जाएं। वे कुछ भी प्रदान करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अब हम
श्री कैलाश सत्यार्थी जी के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो का अवलोकन करेंगे। Than to deny the dreams of our children. Is to be awarded to Kailash Satyarthi for than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. Like this is all the reward Kailash Satyarthi needs for freeing these children from a life of slavery. He tries to give these kids the childhood they missed. Do you think these kids see you as a Nobel Peace Prize winner? Oh, I don't think they see me as friend or brother or something like father. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I've held their injured bodies and have felt their broken spirits. I refuse to accept that children belonging to certain sections of society are born to work for others at the cost of their childhood and freedom and education. If the children are exploited, if the children are deprived from their childhood in any part of the world cannot live in peace. The world cannot be human. It's not often the two winners of the Nobel Peace Prize get together, but it happened yesterday when President Obama met Kailash Satyarthi, who were rescued from child trafficking and forced marriage. You cannot live in isolation. All the problems and solutions are interconnected. And so the problem of child labor in any part of the world is your problem. Satyarthi organizes raids with local police, but sometimes employers are tipped off and waiting for him armed. I have been attacked many times in my life. You had a gun to your head. This is dangerous work for these kids. Somebody has to pay the cost for freedom. It does not come from plate. So it might be Who won the Nobel Prize, he asks. In reply, all of us kids.
single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. ये संक्षिप्त वीडियो देख करके हमारे विशिष्ट वक्ता के व्यक्तित्व का पूरा परिचय हमको मिल गया है, लेकिन हम उत्सुक हैं आज उन्हें सुनने के लिए। आज का जो व्याख्यान है उनका सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत ये विषय है, और मैं उनके व्याख्यान के लिए यहाँ आमंत्रित करती हूँ श्री कैलाश सत्यार्थी जी। प्यारे बच्चों, इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय उपाध्याय जी, आदरणीय कुमार साहब, पंकज जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी, सुमेधा जी, बहनों भाइयों पत्रकार मित्रों, एक बात तो तय है कि आज जहां भी महामना की आत्मा होगी वो आप पर गर्व कर रही है। आज जब मैं यहां बैठा हूं और अब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ये 10-20 जो कैमरे चल रहे हैं, 5-7 जो बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, ये आपके अंदर की चिंगारी और आपके अंदर की रोशनी के आगे फीकी पड़ गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भर के लाखों लाखों बच्चों के, नौजवानों के बीच में मैं काम करता हूं और अपने काम के दौरान मैं बहुत सारी राजधानियों में जाता हूं, देशों की राजधानियों में, शिक्षा की राजधानियों में, अध्यात्म की राजधानियों में, संस्कृति और कला की राजधानियों में। लेकिन ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति, कला, भाषा, चिकित्सा, इस सब की एक ही राजधानी बनारस विश्वविद्यालय और मैं और इन सब चीजों की राजधानी भगवान शंकर की राजधानी से अलग कहां हो सकती थी। इसीलिए काशी में महामना ने इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना की और एक ऐसे विश्वविद्यालय का गठन किया, निर्माण किया, जो इन सब बातों के अलावा एक और विशेषता रखता है। 100 साल पहले अंग्रेज के जमाने में उन्होंने इतनी बड़ी परिदृष्टि, इतना बड़ा विजन रखा, इतना बड़ा सपना देखा
कि उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने न केवल एक विश्वविद्यालय बनाया, बल्कि एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बना दिया। इस यज्ञ में कुछ लोगों ने घी की आहुति दी, कुछ लोगों ने संविधाओं की आहुति दी, 1-1 रुपया की आहुति दी, 1500 रुपए की आहुति दी, छोटे छोटे सिक्कों की आहुति दी, पानी लेके आए 80 घाट से और आसपास से, वो भी एक आहुति दी, ईंटें इकट्ठी करके लाए और इस भवन के निर्माण में लगाई जिन लोगों ने, उन्होंने सबने आहुति दी। जनता की आहुति से दुनिया में कहीं इतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं बना। और यही कारण है कि आज भी जब मैं और मेरी पत्नी कल रात को सुमेधा जी इस परिसर में प्रवेश किए, तो मैं सच कह रहा हूं कि हमको ऐसे लगा कि यज्ञ की आहुति की सुगंध के बीच में से हम जा रहे हैं। घुटने के साथ ही बाएं हाथ पर जब महिलाओं का विद्यालय हमको नजर आया, तो 100 साल पहले एक ऋषि ने, जो मंत्र दृष्टा था, भारत के मंत्र को समझा कि जब तक महिलाएं, लड़कियां, बेटियां हमारी बराबर से आगे नहीं बढ़ेंगी, बल्कि और एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक भारत का निर्माण नहीं होगा। और यही वजह है कि आप लोग जो 4-5 हजार लोग यहां जमा हैं 2000-2500 के हॉल में, वो साधारण लोग नहीं हैं। मैं आपकी प्रशंसा के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं। आपके अंदर सिर्फ एक विद्यार्थी, सिर्फ एक प्रोफेसर, सिर्फ एक कर्मचारी, सिर्फ एक डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, आपके अंदर सही मायनों में एक एक हीरो है। ये जो हीरो आप पर्दे पे देखते हैं ना, मैं भी कभी कभी देखता हूं सिनेमा। और जब कोई हीरो किसी सुंदर लड़की को बचाता है और सुंदर लड़की उसके प्यार में अच्छी मीठी बात कह देती है, तो ऐसा लगता है कि ये लड़की मुझसे ही बात कर रही है। किसी विलेन को मार पाए ना मार पाए, लेकिन जब वो हीरो किसी विलेन को पिटाई करता है तो हम सोचते हैं कि हमारे बाहों में भी बड़ी ताकत है। जब कोई गरीब नायक किसी फिल्म का, जिसकी मां सिलाई करती है और वो आगे पढ़ाई करता है, मेहनत करती है उसकी विधवा मां, तो हमको लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम सबके अच्छा लगता है। लेकिन वो सिलाई करने वाली एक्ट्रेस, वो जो मुक्का चलाने वाला हीरो, वो जो प्रेम की मीठी बातें करने वाली हीरोइन, वो एक एक मिनट के लाखों लाखों रुपया लेते हैं। मां के पैर भी अगर वो छूता हीरो, और हम खुश होते हैं कि कितना महान हीरो है ये, मां के पैर छू रहा है, लेकिन उसके पैसे लेता है। आप अपनी मां के पैर छूने पे पैसे लेते हैं? आप किसी लड़की से सचमुच प्यार करते हैं तो पैसे मांगते हैं, और लड़कियां भी मांगती है किसी से पैसे।
कुछ कम हीरो नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूं आप में से हर एक कोई ना कोई अच्छा काम करता है, अच्छे विचार रखता है, इस संस्था को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प रखता है, वही असली हीरो है। तो कौन कौन असली हीरो है, हाथ ऊपर करो। देखो थोड़े हमारे प्रोफेसर लोगों को बुढ़ापा आने लगा है, अभी अच्छे हीरो नहीं बनना चाहते। दोबारा से हाथ ऊपर करके दिखाओ, हीरो है कि नहीं है। तो आज, पहले जब मैं बच्चा था ना, छोटी उम्र का, तो हीरो की कहीं फोटो खिंच जाए, हीरो से कहीं हाथ मिला लें, एक किसी हीरो को देख लें तो मन में बड़ा उत्साह मिलता था। लेकिन आज मैं 4-5 हजार हीरो के सामने खड़ा हूं और उन्हें देख रहा हूं। मैं सचमुच यहाँ के कुलपति जी, यहाँ के प्राध्यापक गण, यहाँ के प्रबंधक गण, यहाँ के सफाई कर्मचारियों को सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, क्योंकि आप महामना की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनके मूल्यों का, आप उनके चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके जिम्मे भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। मैं बनारस जब भी आता हूं, मैं राजनीति तो नहीं करता, लेकिन जब भी बनारस आता हूं मुझे इसलिए अपनापन लगता है कि बनारस शिव का वास है, लोग कहते हैं। लेकिन मेरा नाम ही ऐसा है जिसके ऊपर शिव का वास है, कैलाश। तो मेरा आपके साथ रिश्ता कोई नजदीकी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नौजवानों के साथ मेरा रिश्ता बहुत ज्यादा नजदीकी है। शिव का अर्थ सिर्फ संहार नहीं है, शाश्वतता है, शुभ है, निरंतरता है। आज सारी दुनिया सस्टेनेबिलिटी चिल्ला रही है, लेकिन हजारों साल पहले ऊर्जा की शाश्वतता, अक्षुण्णता, प्रकृति की शाश्वतता, अक्षुण्णता, जीवात्मा की और परमात्मा की शाश्वतता, उसके अगर कहीं मंत्र गूंजे हैं, उसका कहीं ज्ञान गूंजा है, उसके कहीं उपदेश हुए हैं, उस पर कहीं अनुसंधान हुआ है, तो ये वही धरती है। मैं इस इलाके में बहुत आता जाता रहा हूं, मिर्जापुर, बनारस, भदोही, और ये मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। यहां पर गलीचे उद्योग में मैंने जब काम शुरू किया तो बहुत सवाल उठे, बहुत आलोचनाएं हुई, लेकिन जब कोई बूढ़ा बाप, कोई बीमार मां अपनी बकरियां बेचकर, अपने घर के बर्तन बेचकर दिल्ली तक मेरे पास आती थी कि भैया मेरा बेटा बहला फुसला के चुरा कर ले जाया गया है बिहार से, और यहां कहीं गंगा के किनारे किसी गांव में गुलाम बना के रखा गया है, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जो मुक्ति की आकांक्षा को लेकर देश और दुनिया के लोग जिस जगह आते हैं, वहां गुलामी कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। मेरे ऊपर कई बार यहां हमले हुए, मेरी गाड़ियों पर पथराव हुआ, मेरे साथियों के ऊपर पथराव हुआ, लेकिन मैंने हर बार सोचा कि गंगा मैया का नाम लेने से गंगा मैया पवित्र नहीं होगी,
गंगा मैया के इर्द गिर्द जो भी पाप हो रहा है और जिस पाप के लिए हमारे बच्चे जिम्मेवार नहीं हैं, मैं उस पाप का अंत करके गंगा मैया की आरती करूंगा। और कल मैं और मेरी पत्नी पहली बार गंगा आरती में शामिल हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस पाप का बहुत हद तक यहां अंत हो चुका है। बड़ी भारी संख्या में, पूरा तो अंत नहीं हुआ, लेकिन बड़ी भारी मात्रा में बिहार से जो बच्चे लाके चुरा के यहां लगाए जाते थे, उनको नहीं लगाया जा रहा है यहां पर। अब बाल मजदूरी कम हुई है, बहुत ही कम हुई। एक बच्चे को मैंने एक बार आजाद कराया, कालू उसका नाम था। कालू 6 साल की उम्र में चुरा के लाया गया, बहला फुसला के, बिहार के सहरसा जिले से। उसे भदोही बन गया है अब ये जिला, बनारस से अलग होकर, लेकिन भदोही के पास जो पहले गंगा निकलती है मिर्जापुर के पास से, वहां पर एक गांव में उसे गुलाम बना के रखा गया था, इलाहाबाद के रास्ते। हमको जब सूचना मिली और हम लोगों ने एक छापामार कार्रवाई की, आजाद करा के जब उसे लाया गया, बहुत मुस्कुराता उसका चेहरा था, लेकिन मैंने देखा कि उसके हाथ में, पांव में, शरीर के अलग अलग हिस्सों पे, गले में, गालों में बहुत सारे जले के निशान। ये बात होगी करीब 25-30 साल पुरानी। तो मैंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? और मुझे सुनकर ये बहुत बड़ा धक्का लगा कि 6 साल से वो बच्चा वहां गुलामी करता था। 6 साल से कभी उसने अपने माँ और बाप के पास कोई संदेश नहीं भिजवा पाया, कभी उसे कोई पैसा नहीं मिला, जरा जरा सी बात पर उसकी पिटाई होती थी। एक बार उसे सपना आया कि उसकी माँ उसे याद कर रही है, और मुझे बाद में पता लगा कि जिस दिन उसे सपना आया और पूरी रात वो रोया, उस दिन बिहार के गांव में उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। और जब हमने उसे छुड़ा के बातचीत की तो पता लगा कि गलीचा बुनते वक्त जब कहीं धोखे से उसके उंगलियां कट जाती थी या कहीं और चोट लग जाती थी, तो मालिक दवा दारू कराने के बजाय उसकी उन चोटों में दिया सलाई की तीली मसलकर उसका पाउडर भरता था और फिर आग लगाता। और कहता था कि ये सबसे जल्दी हीलिंग का, सबसे जल्दी ठीक होने का तरीका है। जानवर से भी बुरी हालत हमारे बच्चे की, और एक बच्चे की नहीं, बहुत सारे बच्चे इन्हीं हालतों में जी रहे थे। मैं उसके शरीर के घाव देख रहा था, और नौजवान दोस्तों, मैं ये महसूस कर रहा था कि ये घाव एक मासूम बच्चे के जिस्म पर नहीं लगे हैं। ऐसा लगता है कि करुणा की, ममता की, मानवता की, प्रेम की, दया की जितनी परिभाषाएं, जितने शब्द हमारी गीता के अंदर, रामायण के अंदर, वेदों के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, बाइबल के अंदर रखे हैं, किसी ने बड़े घृणित तरीके से उन शब्दों को नोच नोच कर निकाल कर फेंक दिया। हमें लगा कि हमारे संविधान के साथ ये भद्दा मजाक है, हमारे महान भारत की परंपरा और संस्कृति के खिलाफ ये गंदा मजाक, ये हम कैसे बर्दाश्त करें? हमने दुनिया भर में आंदोलन चलाया, लेकिन आंदोलन के पीछे एक ही भावना थी कि लोग ऐसे गलीचे खरीदें जो ये सुनिश्चित करें कि वहां पर बाल श्रम नहीं होता है, बच्चे गुलामी नहीं करते। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने हमारा समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया।
जिन्होंने समर्थन किया उनके साथ मिलकर हमने पहली बार संसार में, अभी तो मैनेजमेंट की पढ़ाई में पढ़ाई जाती है वो चीजें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में एक बड़ी चीज बन गई है, लेकिन ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब CSR शब्द ईजाद भी नहीं हुआ। तब हमने ये मुद्दा उठाया कि कॉर्पोरेशंस की भी कुछ मॉरल और सोशल जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उपभोक्ताओं की भी कुछ जिम्मेवारी है, मालिकों की तो है ही है, सरकार की तो है ही है, लेकिन सरकार और कुछ मालिक जो उनका शोषण कर रहे थे, बच्चों को गुलाम बना के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, लाखों रुपए शराब में फूंक देते थे और गंदगी में फूंक देते थे। हमने इस अभियान को चलाया और पहली बार एक लेबलिंग सिस्टम संसार में इजाद हुआ, सोशल लेबलिंग, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म वहीं से हुआ। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इसी धरती से, इसी मिट्टी से, इसी पानी से जो मुझे प्रेरणा मिली, न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में इससे बुरी हालत थी, नेपाल में इससे बुरी हालत थी, पाकिस्तान में इससे ज्यादा बड़ी संख्या में बच्चे गुलामी करते थे इसी कालीन उद्योग में। हमने उस आवाज को उठाया और एक समाधान ढूंढा कि उपभोक्ता वो गालीचा खरीदें जिसमें गारंटी हो कि वो बच्चों की गुलामी से नहीं बनाए। और 90 के दशक से 10 साल के अंदर 2000 के दशक तक साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में जो बाल श्रम की संख्या थी, बाल श्रमिकों की संख्या थी गलीचा उद्योग में, कारपेट इंडस्ट्री में, वो कम से कम 1 मिलियन 10 लाख थी, जो घट के अब मुश्किल से 1.5-2 लाख रहेगी। लेकिन अकेले बाल श्रम की बात नहीं। अभी परसों के अखबार में, कल के अखबार में भी थोड़ा छपा था, मैं जब दिल्ली में था, बहुत सारी अच्छी खबरें देश की छपती हैं कभी कभी, और उन खबरों से पता लगता है कि हम दुनिया के सबसे तेजी से तरक्की करने वाले देश हैं। हमें पता लगता है कि हम पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए ऐसा राष्ट्र हैं जो दुनिया को पीछे छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, ताकत है। हम एक बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर हैं और विज्ञान और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के लोग हमसे ईर्ष्या करने लगे, इतनी ताकत है। लेकिन इसी ताकत के साथ साथ जो मैंने 3 खबरें पढ़ी, एक खबर थी कि दिल्ली में एक आदमी आता था रोज, 38 साल का एक टेलर, और स्कूलों के आसपास घूमता था। एक ही तरीका उसका था 9 साल से 10 साल से 11 साल से 15 साल की लड़कियों को यह कहता था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा है स्कूल में, और जो भोली भाली लड़कियां उसके चंगुल में फंस जाती थी, किसी घर के ऊपर छत पर या कहीं ले जाता था और वहां ले जाके उनके साथ मुंह काला करता। लड़कियां डर के मारे अपने माता पिता से नहीं कहती, लड़कियों की चीखें वहीं कहीं गुमनाम रह जाती हैं। एक दूसरी खबर भी उसी अखबार में कि भीड़ एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां का एक शिक्षक, एक वार्डन इतना जल्लाद, इतना बहसी था कि 9वीं क्लास से 11वीं क्लास तक की लड़कियों को जबरदस्ती करके बिना कपड़े के नहाने के लिए मजबूर करता था और मजे देखता। एक और खबर तीसरी छपी कि एक पिता को गिरफ्तार किया गया क्योंकि जब उसकी 13 साल की बेटी के पेट में बहुत दर्द हुआ और उल्टियां उसे हो रही थी और डॉक्टर के पास ले जाया गया,
तो डॉक्टर ने कहा कि लड़की गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है। बड़ी मुश्किल से लड़की ने अपनी मां को बताया कि इसके लिए जिम्मेवार उसका पिता है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम दुनिया की सबसे महान परंपरा के देश के बासिंदे हैं, लेकिन अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटे सुरक्षित नहीं है, तो हमें आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। हम एक आजादी की संस्कृति में जिएंगे या फिर डर की संस्कृति में जिएंगे, ये फैसला आपको करना है। हमारी बेटियां शाम को रात को आजादी के साथ घर लौटेंगी या उनके मां बाप घड़ी देखेंगे, टेलीफोन करेंगे, परेशान होंगे कि उनकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं है, ये फैसला आपको करना होगा। ये फैसला आपको करना होगा कि हमारी बेटी और बेटी दोनों घर में, स्कूल में, बाहर कहीं छेड़खानी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। एक सरकार की रिपोर्ट थी अभी थोड़े दिन पहले, भारत के 56%, 100 में से 56 लड़के और लड़कियां किसी न किसी प्रकार की यौन हिंसा के शिकार होते हैं। 56%। आधे से ज्यादा बच्चे कहीं ना कहीं छेड़खानी, गलत तरीके से पकड़ना, गलत शरीर का अंग छूना, इसके शिकार। हमारा बचपन सुरक्षित नहीं। मेरे साथियों ने और मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले एक छापामार कार्रवाई की। मैं अब ज्यादा नहीं जा पाता हूं, लेकिन जब गया और की तो वो कारखाना खिलौने बनाने का कारखाना। मैं उन बच्चों के बीच में बैठ गया जमीन पर और उनसे प्यार से पूछा, बेटा तुम ये खिलौने बना रहे हो, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन खिलौनों से या ऐसे ही खिलौनों से खेले हैं? बच्चे थोड़े सहमे हुए थे, फिर उन्होंने थोड़ी मुंडी हिला के कहा, हम कभी नहीं खेले। केवल एक बच्चे ने हाथ उठा दिया, मैं खेला। मैंने पूछा, काय कैसे खेल रहे हो, कौन से खिलौनों से खेल? उसने कहा, मैं पत्थर से खेलता था अपने गांव। दूसरों के लिए खिलौने बनाने वाले बच्चे अगर खिलौनों से खेलने का सपना ना देख सके तो ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत बड़ी गंभीर चिंता की बात। हमारे देश में लड़कियां, लड़के जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे और बेचे जाएं। असम से लड़कियों को लाया जाता है, दिल्ली में बेचा जाता है घरेलू नौकरी के लिए 40-50 हजार में, शादी कराने के लिए 1-1.5 लाख में, वेश्यावृत्ति कराने के लिए 2 लाख में, 2.5 लाख। उन गांवों में भैंसें बिकती हैं 2 लाख रुपए की और लड़कियां बिकती हैं 50,000 रुपए की। ये देश दुर्गा का देश। हम शक्ति के रूप में दुर्गा को पूजते हैं, किसी आदमी को नहीं पूजते। हम ज्ञान के रूप में सरस्वती को पूजते हैं, एक महिला को, देवी को, देवता को नहीं पूजते। हम लक्ष्मी के रूप में धन, दौलत, संपत्ति और समृद्धि के रूप में फिर एक देवी को पूजते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती के देश में हमारी बेटियां जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदी और बेची जाएं, और मुझे और आपको गुस्सा नहीं आता, तो हम भारत माता के प्रति जवाबदेह नहीं है। अपने आप को हम सुविधा भोगी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमें किसी से क्या करना, ये मानकर हम चलते हैं। दोस्तों, मैदान के अंदर और बाहर रहने वालों में फर्क है। जो मैदान के बाहर खड़े होकर ताली बजाते हैं किसी खिलाड़ी के लिए या आलोचना करते हैं, वे इतिहास की रचना नहीं करते। इतिहास की रचना वो करते हैं जो हिम्मत
करके मैदान के अंदर कूदते हैं इस बात की परवाह किए बगैर कि वो जीतेंगे या हारेंगे। मैं ऐसे भारत को देख रहा हूं आप लोगों के अंदर, जो भारत दुनिया का सबसे अग्रणी देश होगा, केवल आर्थिकी के तौर पर नहीं, क्योंकि भारत जब सोने की चिड़िया थी तो भारत जगत गुरु भी था। ये जो ज्ञान है, विद्वत्ता है, आदर्श है, मूल्य है, अध्यात्म है, इसने भारत को जगत गुरु बनाया। और बनारस की धरती पर, वाराणसी की धरती पर, काशी की धरती पर अगर हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि हम भारत को फिर से दुनिया में नैतिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बनाएंगे, तो हमें ये नैतिक अधिकार नहीं है कि हम इस जमीन पर रहें। और ये नैतिकता की शुरुआत हमसे होगी, हम में से प्रत्येक से। भारत सोने की चिड़िया भी बनेगा और भारत जगत गुरु भी बनेगा। लेकिन बच्चों की सुरक्षा के बगैर कैसे बने? हम सब जानते हैं कि हमारे यहां सारे बच्चे स्कूल में नहीं हैं। लगभग आधे बच्चे सेकेंडरी क्लास के बाद स्कूल छोड़ने के लिए अभिशप्त हैं, आधे से ज्यादा हायर स्टडीज में नहीं जा पाते। अभी भी शिक्षा में बहुत गैर बराबरी है। अमीरों के बच्चों के लिए शिक्षा एक बिकाऊ माल है, ज्ञान एक बिकाऊ माल है। जो खरीद सकता है वो खरीद लेता है, लेकिन महामना ने कहा ज्ञान हरि है। देखो ऊपर लिखा है, भगवान का और ज्ञान का उन्होंने सामंजस्य किया कि ज्ञान हरि अप्रसन्न हो जाता है, उसकी कृपा नहीं होती अगर वो सबको नहीं बटेगा। लेकिन भारत में सब बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। क्वालिटी, इतने बढ़िया विश्वविद्यालय, इतने बढ़िया शिक्षक, इतने बढ़िया हैं आप लोग, इतने योग्य हैं आप लोग। मैं विदेशों में जब जाता हूं और भारतीय लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत उत्साह के साथ उन्हें बड़ा गर्व होता है। साइंटिस्ट लोग मिलते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के या और दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के, आते हैं मुझसे मिलने, यूरोप में, अमेरिका में। तो मुझे पता लगता है कि कितनी बड़ी जगहों पर ये पहुंच चुके हैं। इसकी वजह यह है कि एक मेटल आपके अंदर है, आपके अंदर वो चीज है, वो मिट्टी है। लेकिन आज भी हमारा भारत के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो दुनिया की 100 सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों का मुकाबला कर सके, शायद जहां तक मेरा ख्याल है। इसको आगे बढ़ाना आपके नेतृत्व में ये होगा, त्रिपाठी जी आपके नेतृत्व में होगा। ये जो बनेगी, विश्वविद्यालय में वो सारा मेटल है, वो सारी चीज है कि हम अग्रिम पंक्ति के विश्वविद्यालय बनके अपना झंडा सबसे ऊपर कर सकें। शिक्षा जरूरी है। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत पता लगा 50 देशों में उन्होंने 20 साल से अध्ययन किया, कुछ साल पहले, और उसने ये बताया कि अगर गरीब देशों के बच्चे 1 साल पढ़ लें, पढ़ना लिखना सीख लें सब लोग, किसी भी गरीब देश के विकासशील देश, तो वहां की जीडीपी 0.37%, 0.37% बढ़ सकती है। और अगर 10 साल तक, 10वीं क्लास तक की सबको पढ़ाई मिल जाए तो जीडीपी की ग्रोथ रेट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की रेट बढ़ के 4% सालाना और ज्यादा हो जाएगी। अगर आपकी 8% है तो 12% है। व्यक्तिगत जीवन में एक और अध्ययन से पता लगा ILO के कि अगर 1 साल प्राइमरी क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनकी व्यक्तिगत जीवन में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी आमदनी में 10 से 15% इजाफा होता है। और
लड़कियां अगर पढ़ लेती हैं तो 15 से 20% इजाफा होता है हर साल। लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, सबको पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो इससे हमारे विकास की रफ्तार भी स्टैटिक रहेगी या रुकी रहेगी। लगातार जो बढ़ने की रफ्तार है उसे हम लोग हासिल नहीं कर सकते। सब लोग जानते हैं, तमाम अध्ययन हुए कि सिर्फ मां पढ़ जाए, लड़की पढ़ जाए तो HIV एड्स के जो किस्से हैं दुनिया में, HIV एंड एड्स के, उसमें 7 लाख लोगों को हर साल बचाया जा सकता है। और अगर मां पढ़ जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो शिशु के मृत्यु की दर है और मां के मृत्यु की दर है जन्म देते वक्त बच्चे को, उसे कई जगह तो 5 गुना तक कम किया जा सकता है। तो पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई कैसे होगी अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। लड़कियां डरी हुई हैं तो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, लड़के बाल मजदूरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, बाल दुर्व्यापार चल रहा है, तो अच्छी पढ़ाई या पढ़ाई कैसे होगी। खेत खलियान में, पत्थर की खदान में अगर हमारे बच्चे हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो स्कूल में कैसे होंगे। सारी दुनिया में आज करीब 17 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं। और परसों एक रिपोर्ट आई है जिस ILO की, जिसके तहत पता लगा कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, वयस्क लोग। तो जहां वयस्क लोग बेरोजगार हों, माँ बाप बेरोजगार हों, वहीं बच्चों को अगर पूरी मजदूरी मिल रही है तो कहीं ना कहीं दुष्चक्र जरूर है। माँ बाप को रोजगार क्यों नहीं मिलता, बच्चों को क्यों दिया जाता है, इसको बदला जाना जरूरी है। जिस कालू की मैं बात कर रहा हूं, जब कालू आजाद हुआ तो बहुत बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने में उसकी रुचि थी। सुमेधा जी जो सारे बच्चों की परवरिश करती हैं, हजारों बच्चों की माँ की तरह हैं और पढ़ाती हैं, हमारे टीम में। तो कालू को जब स्कूल में दाखिल कराया तो शिक्षक ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा होशियार है, इसको तो हम तीसरी क्लास में दाखिल करेंगे। 6 महीने के अंदर चौथी में दाखिल हो गया और फर्स्ट आ गया 5वीं क्लास में। क्लिंटन राष्ट्रपति थे उन दिनों, और कैरी कैनेडी जो कैनेडी की बेटी हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी की, उन्होंने एक किताब लिखी, स्पीक ट्रुथ टू पावर। उस किताब का विमोचन राष्ट्रपति ने किया तो 50 लोगों के जीवन पर वो किताब है, जिसमें बहुत लोग हैं, दलाई लामा हैं और लोग हैं, मैं भी उसमें एक हूं। तो मैंने उनको लिखा कि मैं अकेला नहीं आना चाहता हूं, जिन बच्चों की खातिर मैं यहां हूं या आप लोग मुझे जानते हो, उनमें से किसी एक बच्चे को मैं वहां लेके आना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा बड़ा अच्छा आइडिया। तो चुनाव हुआ जब हमारे आश्रमों के अंदर, तो कालू चुना गया और कालू को हम लेके वहां पहुंचे। और कालू और क्लिंटन की जब मुलाकात हुई तो कालू ने क्लिंटन को चुनौती भरे अंदाज में कहा कि मैं एक साधारण बच्चा हूं, गुलामी में जीता था, और मैं गांव-गांव में जाके लोगों को समझा रहा हूं कि बाल मजदूरी नहीं करवाओ, लड़कियों की सुरक्षा करो, लड़कियों को स्कूल में दाखिल कराओ, बाल विवाह बंद करो, ऐसी बातें मैं समझा रहा हूं, अपने तरीके से मैं कर रहा हूं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति होते हुए आप क्या कर रहे हैं? क्लिंटन ने 2-4 लोगों से बातचीत की और इसके बाद जब हम लोग लौट रहे थे अमेरिका से और वॉशिंगटन के हवाई अड्डे पर मैं बैठा था, कालू भी मेरे साथ बैठा था, तो मैं एक वहां के टेलीविजन में एयरपोर्ट पर एक पट्टी पढ़ रहा था, लिखी हुई नीचे आती है ना, जो कि व्हेन द लास्ट पर्सन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मीट्स द फर्स्ट पर्सन, क्वेश्चन मार्क था। दुनिया का आखिरी आदमी पहले आदमी से मिलता है तो क्या होता है? और आगे लिखा था कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए जो यूएस का बजट था गरीब देशों के लिए, वो $30 मिलियन यानी $3 करोड़ से बढ़ाकर $18 करोड़ कर दिया।
नौजवानों की ताकत है, ये नौजवानों की ताकत है। मित्रों, बहुत देर से आप लोग खड़े हैं और मेरा समय भी पूरा हो गया है। नौजवान तो सुनने को तैयार हैं, लेकिन प्रोफेसर लोग जो है दुखी हो गए हैं। थोड़ी देर और मैं आपकी लूंगा, थोड़ा वक्त और लूंगा, या यूं कहिए कि आप मुझे वक्त दे रहे हैं। क्यों बेटिया रानी हंस रही हैं आप? अभी थोड़े दिन पहले हमने राष्ट्रपति भवन में एक आयोजन किया और उस आयोजन में आदरणीय त्रिपाठी जी भी मौजूद थे। इसमें दुनिया भर के 14 नोबेल लॉरिएट्स, लगभग इतनी ही बड़ी संख्या में विश्व के जाने माने नेता जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह थे, और अलग अलग क्षेत्रों के चुने हुए 200 लोग राष्ट्रपति भवन में पहली बार एक मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए, और वो था लॉरिएट्स एंड लीडर्स। अलग अलग क्षेत्रों के नेता और नोबेल लॉरिएट्स, केवल शांति के नहीं बल्कि और भी विषय। तो लॉरिएट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन का आयोजन किया गया कि इन जैसे लोगों की और तमाम लोगों की जो नैतिक आवाज है, जो एकेडमिक आवाज है, जो आउटरीच है, उसको दुनिया के बच्चों के बचपन को बचाने में कैसे लगाए। और मैंने उसमें कहा, मैं इसको भी महसूस करता हूं कि दुनिया में वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, हर कुछ ग्लोबलाइज लग रही है। मेरे शरीर में भी एक ही चीज ग्लोबलाइज है, वो है मेरी घड़ी। तो मुझे किसी ने घड़ी भेंट कर दी, अदरवाइज तो मेरे कपड़े लत्ते सब यही के होते हैं, खादी भंडार के। और कंप्यूटर भी मेरे थोड़े से एप्पल का है, तो समझो कि ग्लोबलाइज। क्योंकि बड़ा लोग कहते हैं कि दुनिया में जो ट्रैफिकर्स हैं और दूसरे अपराधी लोग हैं बच्चों के खिलाफ, वो जितने फास्ट हैं तो आपको भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर वो पुराना कीड़ा भी है इंजीनियर होने का, तो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह में दिलचस्पी रखता हूं। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है तो हम सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कहीं ना कहीं। कई बार हमें लगता है कि जो पढ़ाई लिखाई भी हम लोग कर रहे हैं ज्यादातर जगह पर, या जो पढ़ाया जा रहा है हमें, या हमें जो संस्कार दिए जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी एक मशीन है, उसे आप ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। एक विकास की, तरक्की की, आगे बढ़ने की, आर्थिक तरक्की की जो बड़ी मशीन है, इंजन है। कई बार मुझे लगता है कि हम उसके पुर्जे तो नहीं बन रहे हैं, कई बार लगता है कि कहीं उसके पेट्रोल तो नहीं बन रहे हैं, कई बार लगता है कि हम उस इंजन को बढ़ावा देने के लिए उसमें लुब्रिकेंट तो नहीं बन रहे हैं। हम उस ड्राइविंग सीट पे कहां हैं जो फैसला करें कि इंजन कैसे बनेगा या नहीं बनेगा, या ज्यादा कैसे। सो ग्लोबलाइजेशन जो मार्केट इकोनॉमी का है, मार्केट की इकोनॉमी का हमने ग्लोबलाइज कर दिया। इतनी तेजी से हुआ सब कुछ, डिजिटलाइजेशन अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। फेसबुक पर प्रेम हो रहे हैं, फेसबुक पे शादियां हो रही हैं। फेसबुक पे हनीमून मत कर लेना, तो बहुत तेजी से हो रहा है सब कुछ। नया जमाना आ रहा है दुनिया में, भारत अकेले में नहीं। लेकिन मेरे मन में यह था कि ग्लोबलाइजेशन जो बाजार का है, व्यापार का है, उसका दर्शन पश्चिम से पूरब की तरफ चला और सब उसके पीछे। अब एक ऐसा मौका आया है कि जब हम पूरब से एक वैश्वीकरण करें, वो करुणा का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन।
हम सब के अंदर करुणा है, उसको हमें वैश्वीकरण करना है। और आप लोग सब थे वहां पर 200-250 लोग, और वहीं पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम किया और एक बिल फॉर चिल्ड्रन करके एक चीज खड़ी की। सबने, राजा रानी, प्रिंसेस, कई लोग थे और सबने एक दस्तखत किए कि बिल फॉर चिल्ड्रन क्या होगा, चाइल्डहुड को कैसे बचाए, अच्छे कानून बने और कानून लागू हो। एक तरीका है सुरक्षा का बच्चों की, बचपन को बचाने का। बच्चों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च हो। आप सुन के हैरान होंगे बहुत सारे लोग कि दुनिया में 1.6 ट्रिलियन, 1.6 खरब ट्रिलियन डॉलर सेना पर, डिफेंस पर, हथियारों पर खर्च होता है, हथियारों पर। और सारी दुनिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना पैसा चाहिए? सिर्फ $22 बिलियन प्राइमरी क्लास में, और अगर सेकेंडरी तक पढ़ाना है तो $39 बिलियन, ट्रिलियन नहीं, बिलियन डॉलर। 4.5 दिन के मिलिट्री एक्सपेंडिचर को अगर हम बचा लें, 4.5 दिन तक अगर दुनिया ये फैसला करे कि हमको हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना, हथियार नहीं बनाना, हथियार नहीं बेचना, 4.5 दिन, तो 4.5 दिन में हम सारे भारत के नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चों को उनका बचपन, उनकी शिक्षा लौटा सकते हैं। बचपन और भी अंधकार में और खतरे में जा रहा है। कई बार हम पढ़ते हैं कि हमारे हैदराबाद के, हमारे बेंगलोर के, हमारे देश के किसी हिस्से के बच्चों को आईएसआई ने ब्रेन वॉश कर दिया, रेडिकलाइज कर दिया, उनको दिमाग खराब कर दिया, और वो बच्चे चले गए, नौजवान लड़के लड़कियां। ये बहुत चिंता का विषय है। हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में जहां पर माओवाद है, माओवाद तो असली नहीं, अब तो लोग ऐसा नकली भी चला रहे हैं, चंदा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करने के लिए। उसमें लड़के लड़कियों को आगे करके ढाल बनाया जाता है। कश्मीर की हालत हम देखें अपने ही देश के अंदर, आतंकवादी लोग ये समझ चुके हैं कि शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत है, तो स्कूल जला देंगे। स्कूल जला देंगे तो खौफ पैदा हो जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसके खिलाफ भी हमको बहुत बड़ी आवाज उठानी। अखबार में हम पढ़ते हैं, सीरिया के अखबार में हम पढ़ते हैं, खबरें आती हैं, अफगानिस्तान से खबरें आती हैं, इराक से खबरें आती हैं। 10-12 साल की लड़कियों को बाप के साए से, मां की गोद से छीन के, और ये आतंकवादी समूह आईएसआई के लोग ले जा रहे हैं। और खबर के साथ एक फोटो देखकर हमारा कलेजा फट गया जब देखा कि एक 10-12 साल की लड़की जो सिगरेट के पैकेट से भी कम कीमत में वेश्यावृत्ति के लिए बेची गई थी, और वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकी, तो पहले से तैयार जो एक कब्र थी, उस कब्र के अंदर, एक गड्ढे के अंदर उसको जिंदा दफन कर दिया। एक बच्चे को हमने जिंदा दफन करते हुए उसका फोटो देखा, आप लोग भी देखते होंगे, टीवी पर भी आया। 6-6 साल के बच्चों के हाथों में वो लोग बंदूक पकड़ाते हैं और कह रहे हैं कि इनको मार डालो जिस पर उन्हें संदेह है, शक है। और वो 6 साल का बच्चा अगर बंदूक नहीं चला सकता तो पहले से बनी कब्र में जिंदा दफन कर दिया जा रहा है। ये बेटियां किसकी बेटियां? जो असम से लाके, पश्चिमी बंगाल से लाके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में बेची जा रही है, घरों के अंदर, वेश्यालयों के अंदर, जिनके करोड़ क्रंदन को सुनने वाले कान नहीं है। कहां है आपके कान? कहां है वो बहादुर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खां के नाम लेने वाले सिपाही नौजवान? कहां है गांधी जी की अहिंसा की बात करने वाले लोग? केवल बात ही रह जाएगी। जब हमारी बेटी किसी घर के अंदर चीखती है, उसके ऊपर जुल्म होता है,
तो हमारी आंखें अदृश्य गुलामी को नहीं देखती, हमारे कान इस क्रंदन को नहीं सुन पाते। किसकी बेटियां हैं? किसकी बेटियां हैं जो सीरिया में जिंदा दफन हो रही हैं? किसके बेटे हैं वो जिनके हाथों में बंदूक थमा दी गई है? हम लोग जिस संस्कृति से आए हैं वो कहती है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया हमारा परिवार है, इसलिए चाहे ये बेटियां सीरिया की हों चाहे भारत की हों, ये हमारी बेटियां हैं, ये आपकी बहनें हैं, ये आपकी बेटी हैं। अपनी बेटियों की सुरक्षा कीजिए, अपने बेटों की सुरक्षा कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ का नारा दिया। जन्म से पैदा होने से पहले ही बेटियों की हत्या होती है, लेकिन जन्म के साथ बेटियां मानसिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर परिवार की गुलामी, शादी के बाद फिर दूसरे घर में जाके गुलामी, ये कैसे चलेगा? इस गुलामी के बंधन को तोड़ने के लिए हमारी नवयुवतियों को, हमारे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। आपके हाथ में नेतृत्व चाहिए। हजारों साल से हमारे दिमागों को ऐसा बनाया गया, हर चीज के रेडीमेड सवाल, माफ कीजिएगा बुजुर्ग लोग यहां, सब चीज के सवालों के रेडीमेड जवाब हमारी पुरानी पीढ़ियां देती नहीं। अगर हमारी जिंदगी जवाबों से शुरू होगी तो जिंदा दिल नौजवान में और मुर्दे में क्या फर्क है? हमारी जिंदगी सवालों से शुरू होना चाहिए, और मैं सिर्फ उसी को नौजवान मानता हूं जिसमें सवाल उठाने की ताकत है। मैं आपके सामने हूं, मैंने हर उस व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाया, और सवाल उठा के चुपचाप नहीं बैठ गया, मैंने उसका समाधान खोजा, और परमात्मा ने पहले भारतीय होने का मुझे गौरव दिया, भारत में पैदा होने वाले देसी खांटी भारतीय, जिसको दुनिया के उस नोबेल मंच पर बुलाया। केवल सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा, जात पात पर सवाल उठाइए, सांप्रदायिकता पर सवाल उठाइए, लड़की और लड़के के साथ भेदभाव हो रहे हैं, दहेजखोरी चल रही है, इस पर सवाल उठाइए, लेकिन इनके जवाब भी खोजिए, इनके जवाब भी खोजिए, और ये जवाब आप खोजेंगे, ये जवाब आप खोजेंगे। मित्रों, मैंने उसी दिन घोषणा की और राष्ट्रपति महोदय ने फ्लैग ऑफ किया। हमने एक कैंपेन लॉन्च किया, और वो कैंपेन है 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। 10 करोड़ के लिए 10 करोड़, 10 करोड़ बच्चे, 10 करोड़ नौजवान, हमारी बेटियां, नवयुवतियां, नवयुवक पूरे संसार में हिंसा के शिकार हैं, जैसा मैंने बताया, असुरक्षित हैं। और दूसरी तरफ मुझे यकीन है कि दुनिया की आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो नौजवान है, बहुत ताकत है। 3 अरब के लगभग 25 साल से नीचे के नौजवान संसार में, और लगभग 2 अरब 1.9 बिलियन, लगभग 2 अरब 18 साल से नीचे के नौजवान। इसी गंगा के किनारे, इसी भारत की धरती पर, जब मैं कहता हूं कि हम दुनिया में करुणा का वैश्वीकरण करेंगे, तो मैं बहुत विश्वास के साथ आपके ऊपर यह कहता हूं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा युवा आंदोलन भी खड़ा करेंगे। 10 करोड़ नौजवान, 10 करोड़ नवयुवतियां, 10 करोड़ बच्चे स्कूली, जिनके अंदर आग है, चिंगारी है, लेकिन उस आग और चिंगारी को सही दिशा नहीं मिलती, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए कोई विकल्प नहीं मिलता, तो हम उसको एक बड़े आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। 10 करोड़ पिछड़े और बिछड़े भाइयों के लिए, बहनों के लिए, 10 करोड़ नौजवानों को आगे आना, नेतृत्व करना। आपके अंदर के हीरो को मैं फिर से ललकार रहा हूं, जो मैंने शुरू में कहा, क्योंकि आपके अंदर वो आग है। आपके बहन भाई 10 करोड़ हिंसा में जी रहे हैं, असुरक्षा में जी रहे हैं दुनिया में, उसके लिए आपकी आवाज जरूरी है। और बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं, केवल बच्चे ही नहीं, नौजवान ही नहीं। आप इसके लिए तैयार हैं? ऐसे
कि यार तैयार हो गए तो इस देश की जवानी पर तो कौन नाच करेगा। हाथ उठाइए अगर तैयार है तो। तैयार है? देखो मैं कहता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि एक ही हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। आप तैयार हैं? 10 करोड़ के लिए 10 करोड़। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए 100million.org। लोग कहते कैलाश जी आपका दिमाग खराब हो गया, आप इतना रात दिन लगे हो, भाषण दे रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, आपको तो नोबेल प्राइज मिल गया, आप क्या करना। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नोबेल प्राइज आ जाएगा, किसी महान भारतीय को मिलता। मैं ये सोचता रहा, मेरे मन में हमेशा एक ख्याल है कि भारत में पैदा होने वाले किसी भारतीय को शांति पुरस्कार मिले। मुझे ये अंदाज नहीं था कि मेरे ऊपर ही टूट पड़ेगा। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मैं ये साहस कर रहा हूं ये कहने का कि आप में से सब, बड़ी उम्र के लोग भी, बच्चे भी, नौजवान भी, 10 करोड़ में से एक बनेंगे। हम एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे, हम एक नई सभ्यता का निर्माण करेंगे, हम एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे जिसका नेतृत्व नौजवान करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, अब नहीं बोलेंगे। और 1 मिनट की एक कहानी सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो जब मैं नोबेल प्राइज का स्पीच दे रहा था, ये जो नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच होता है, वो कहते हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला भाषण होता है शांति पुरस्कार। आप पूछेंगे पहला कौन सी होती है चीज जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग देखते हैं? वो है फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा दुनिया देखती है और दूसरे नंबर पे नोबेल पुरस्कार 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। इस बार चूंकि भारतीय को मिला तो भारत में और ज्यादा लोगों ने देखा तो उसका रिकॉर्ड और आगे बढ़ गया। तो जब मैं बोल रहा था तो मुझे कहा गया कि भाई ये चूंकि इस पर बहुत शोध होते हैं, लोग बहुत लिखते हैं, करते हैं, तो आप लिखा हुआ भाषण पढ़िए। तो लिखा हुआ भाषण देखो, आज मेरे पास है ना लिखा हुआ पर्ची, हमारे लोग कह रहे हैं। तो लिखा हुआ भाषण में नहीं था मेरे पास, वो था भी तो इधर उधर गुम हो गया। तो मुझे कहानी याद आई और एक बात जंगल में आ गई, सब लोग भागने लगे बचने के लिए, जान बचाने के लिए। शेर भी भागने लगा, जंगल का राजा। उसकी नजर एक चिड़िया पर, एक चिड़िया सीधी मासूम सी चिड़िया जा रही थी लपटों की तरफ। और लपटों में जब उसने देखा कि शेर ने देखा कि ये तो आत्महत्या कर रही है, तो चीख के बोला, तुम क्या कर रही हो बेटी, आत्महत्या हो जाएगी तुम्हारी, तो जल जाओ। मैं कहा नहीं, मैं इस जंगल में पैदा हूं, मैं इस जंगल की आग बुझाने जा रहा हूं। कैसे हो सकता है? बोले देखो मेरी जीभ में देखो, मैं अपनी चोंच के अंदर एक बूंद पानी लेके अपना फर्ज पूरा। मेरे जीवन का दर्शन है, मेरे जीवन का दर्शन। मैं आपसे चाहता हूं कि आपके अंदर की जो एक चिड़िया है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, बच्चों, आज मैं उस चिड़िया को जगाने आया हूं। अगर आपको लगता है कि वो चिड़िया जाग रही है तो हाथ ऊपर करके मुझे समर्थन दीजिए। आपके अंदर की वो चिड़िया जाग रही है? मैं बता दूं, सिर्फ एक ये हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी। परम सम्माननीय आदरणीय सत्यार्थी मंच पर उपस्थित डॉक्टर कुमार बंदर जी, डॉक्टर मंजरी चतुर्वेदी जी, उपाध्याय जी, हमारे सहयोगी साथियों, पूर्व विद्यार्थी मित्रों, छात्राओं, मुझे लगता है कि आदरणीय सत्यार्थी जी के बोलने के बाद बोलने का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद दे दिया जाए नहीं तो शांत होकर 2 मिनट सुन लीजिए। माननीय सत्यार्थी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना व्याख्यान हम सब को देने के लिए जो समय दिया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, एक बात केवल मैं कहना चाहूँगा, इस देश में बहुत सामर्थ्य है। इस देश का एक लंबा इतिहास है। इस देश का एक दर्शन है, जीवन और जगत के प्रति हमारी दृष्टि है, और उन सब से अनुप्राणित हमारी जीवन शैली है। आज वह समय आ गया है जब पूरे विश्व में चारों तरफ जिन मुद्दों को लेकर के लोग परेशान हैं, उनका समाधान अगर कहीं हो सकता है तो केवल और केवल भारत के अंदर हो सकता है। अभी थोड़ी चिंता जाहिर की माननीय सत्यार्थी जी ने कि हम विश्वविद्यालयों का नाम 100 विश्वविद्यालयों में कहीं नहीं आता। ये बात सच है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि विश्वविद्यालयों के कसौटी के जो मानदंड बनाए गए हैं, उन मानदंडों के आधार पर भी फिर से विचार होना चाहिए। महामना जी ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण राष्ट्र के निर्माण के लिए तो किया ही था, परंतु राष्ट्र के वो स्वरूप के निर्माण के लिए किया था जो समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता था। इसमें लिखा यह सर्व सृष्टि की राजधानी है। अभी पुलजीत ने कहा गया यह सर्व सृष्टि की राजधानी है। पहले मैं भी सोचा करता था कि इसके भवन बड़े सुंदर हैं, इसलिए शायद ये कहा गया,
यह सर्व सृष्टि की राजधानी। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, मुझे 2 वर्षों में समझ में आया कि महामना जी ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण सब प्रकार की क्रिएटिविटी के लिए किया था। यहाँ के विद्यार्थी सब प्रकार की क्रिएटिविटी से संपन्न होकर के इस राष्ट्र को सुसंगत, सुसज्जित और सामर्थ्यवान बनाएंगे। क्योंकि किसी राष्ट्र का निर्माण उस राष्ट्र के चरित्रवान, संस्कारवान, सामर्थ्यवान देशभक्त लोग करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा था, वो वाक्य आज मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमको केवल इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें केवल डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें केवल प्रशासक नहीं चाहिए, हमको चरित्रवान लोग चाहिए। इसलिए यह सर्व सृष्टि की राजधानी है, यह सत्य शिक्षा की राजधानी है। वह शिक्षा जो सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होती, उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। रावण भी विद्वान था, उसकी विद्या में कोई दुविधा थी क्या? परंतु मैं तो मानता हूं कि वह अविद्या का विद्वान था, विद्या का विद्वान नहीं था। विद्वान तो उससे बड़ा कुंभकर्ण था। जब रावण ने उसको जगाया, जागने के बाद रावण ने उसे बताया कि इतने लोग मारे गए और उन वनवासियों ने इतने राक्षसों का संहार कर दिया, तो विद्वान को मैं कुंभकर्ण को मानता हूं जिसने कहा जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहस कल्याण। वो सामान्य नारी नहीं है जिसका तुमने अपहरण किया है, वो परम्बा जगदम्बा है और उसका हरण करके अब कल्याण चाहते हो। प्रथम ही मोह ने जगाए से कहा, पहले क्यों नहीं जगाया आपने? तो बहुत शिक्षा भी काम की तब होगी जब वह सत्य के मूल में प्रतिष्ठित होगी। इसलिए हमारे पूर्वगीत में है, यह सत्य शिक्षा की राजधानी है, यह ब्रह्म विद्या की राजधानी है। अर्थात यह देश अपने अध्यात्म के लिए जाना जाता था, अपने दर्शन के लिए जाना जाता था, जीवन और जगत के प्रति अपनी दृष्टि के लिए जाना जाता था। इसकी चर्चा अभी सत्यार्थी जी ने की कि हम मानते थे दिस क्रिएशन इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑलमाइटी, यह परमात्मा का विग्रह है। इसलिए हमारा दर्शन यह कहता है दिस प्लेनेट इज अ फैमिली, और जब ये प्लेनेट फैमिली है तो सर्वे भक्त सुविधा की बात केवल भारत का दर्शन करता है। दूसरे लोग बहुत उदार होते हैं तो कहते हैं लिव एंड लेट लिव, लेकिन यह भारत का दर्शन है जो सर्वे भक्त सुविधा की बात करता है। अर्थात विद्या भी अगर अध्यात्म में प्रतिष्ठित है तभी वह हमारे संतोष का कारण बनेगी, अन्यथा वह विद्या भी सर्वत्र असंतोष का कारण आज बन गई। इसलिए यह ब्रह्म विद्या की राजधानी है, यह राज ऋषियों की राजधानी है। यहाँ शंकर का भी सम्मान हुआ और उनसे ठीक विरुद्ध दर्शन का संपादन करने वाले बुद्ध का भी यही प्रतिष्ठा हुई। अर्थात हम परस्पर मतभेद में विश्वास रखते हैं, परंतु जो अंत में जो सत्य है उसे स्वीकार करते हैं। आनो भद्रा कर्तव्यंतु विश्वतः, यह भी हमारा ही सिद्धांत है। दैट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ यूनिवर्स। जो आप कह रहे हैं वह भी सही हो सकता है, जो हम कह रहे हैं वह भी सही हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति जो कह रहा है वो हो सकता है ज्यादा सही हो। इसलिए एक ही तरीका है, लेट अस कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वॉक टुगेदर। यह वाद विद्या की राजधानी है, यह मानवीय जी की तपस्थली है। यहाँ पढ़ने वालों की, निष्ठा पूर्वक पढ़ने वालों की विद्या व्यर्थ नहीं होगी, इस बात की गारंटी हमारा कोई गीत देता है। और यह मालवीय जी की देशभक्ति का परिणाम है, उनके पराक्रम का, पुरुषार्थ का परिणाम है। इसलिए यह कर्मवीरों की राजधानी है। यहाँ से कर्मवीर तैयार होंगे, वे लोग तैयार होंगे जो जीवन के हर क्षेत्र में अपेक्षित हैं और जहां जहां जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। 100 वर्ष हमने पूरे किए हैं। हमने माननीय सत्यार्थी जी से इसीलिए आग्रह किया था कि आप आइए, आने वाले 100 वर्षों में जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों को तो सब पहचानते हैं, परंतु चुनौतियों को अवसर में बदलने की सामर्थ्य रखने वाले लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए हम आपको इसलिए देश की जो चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों को हमारे नवयुवक जानते हैं, उनको पहचानते हैं, समझते हैं। क्योंकि आज 2 प्रकार की वृत्तियां चल रही हैं। देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज, वीकनेसेस एंड
एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर इज डिप्राइव्ड क्लास। ये हम सब जानते हैं, विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, कमजोरियां हैं और उनके कारण एक वंचित समाज खड़ा है। इसके प्रति दो धारणाएं, एक धारणा है कि ये विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, कमजोरियां हैं और इनके कारण वंचित समाज है। वह प्रयास यह करता है कि इन कमजोरियों, विसंगतियों और विकृतियों को दूर करके इस समाज को मुख्यधारा में जोड़ा जाए। एक दूसरा भी प्रयास है, वो भी पहचानते हैं विसंगतियां, विकृतियां और कमजोरियां और वंचित समाज को, लेकिन प्रयोग करते हैं उस वंचित समाज को, देश को तोड़ने के लिए। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। इन विकृतियों को पहचानिए, विसंगतियों को देखिए, कमजोरियों को जानिए और इनके कारण जो वंचित समाज खड़ा है वह हमारा ही समाज है, ये हमारे ही भाई हैं। उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर खड़ा करना यह हमारा कर्तव्य है। इनको राष्ट्र बनाना यह किया उचित नहीं। आज माननीय सरकार ने मुझे काम किया, वह स्वागत योग्य कदम है। इन्होंने विकृति को पहचाना, विसंगति को पहचाना, कमजोरी को पहचाना और उस कमजोरी के कारण जो वंचित समाज खड़ा था उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। आप सबसे भी हमारी अपील है, हमने 100 गांव चुने हैं, उन 100 गांव में पूर्ण साक्षर गांव होंगे, हरे भरे गांव होंगे, पूर्ण स्वस्थ गांव होंगे, जल प्रबंधन की व्यवस्था होगी और इसके साथ साथ वे समर्थ गांव होंगे, क्योंकि स्वावलंबी गांव, समर्थ गांव स्वावलंबी भारत और समर्थ भारत का आधार है। भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना यहाँ हो चुकी है, गंगा सहित समस्त नदियों के विकास के केंद्र की स्थापना हुई है, क्लाइमेट चेंज सेंटर की स्थापना हुई है और बड़ी जल्दी आपका यह कैंपस सोलर एनर्जी ड्रिवन कैंपस होगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं। माननीय प्रत्याशी जी की आज प्रेरणा हमें मिली है और जिस तरह का उत्साह आप लोगों ने दिखाया है, हमें भरोसा है कि यह उत्साह आपका स्थायी होगा और मालवीय जी की तपस्या के परिणाम स्वरूप जिस उद्देश्य से उन्होंने विश्वविद्यालय को बनाया था, आने वाले समय में अर्थात इस शताब्दी में भारत को अपने स्थान पर फिर से प्रतिष्ठित करने में न केवल अपनी भूमिका पहचानेंगे बल्कि उसे निभाने में भी 2 कदम आगे बढ़ा करके आगे काम करेंगे। इसलिए मैंने सरकार जी को आमंत्रित किया था। मैं उनका और सरकार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मालवीय जी ने जिस परिकल्पना से इस विश्वविद्यालय की रचना की थी, कुलगीत के एक एक शब्द में वो व्यक्त होता है और उस कुलगीत के एक एक शब्द की आज आपने यहाँ व्याख्या प्रस्तुत की है। बहुत धन्यवाद। एक छोटी सूचना है जो इस हॉल में उपस्थित हैं उनके लिए कि धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम अभी बाकी है। हमारे अतिथियों के सम्मान में आप 5 मिनट और बैठें। ये अन्यथा ये अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी देर हमने उनको उत्साह के साथ सुना, उनकी प्रेरक बातें सुनी और धन्यवाद के समय हमारे लिए हॉल खाली है। अभी अभी बात हुई कि हमारे इस विश्वविद्यालय ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। ये बहुत विरल संयोग है कि अभी संपन्न हुए 99वें दीक्षांत समारोह का दीक्षांत भाषण भारत रत्न की बगिया के फूल भारत रत्न डॉक्टर CNR राव ने दीक्षांत भाषण दिया। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जिसका निर्माण है वो भी भारत रत्न है और जो जिसका निर्माण यहाँ से हुआ है वो भी भारत रत्न है। इसका हमें बहुत गौरव है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब मैं अपने कुल सचिव डॉक्टर KP उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के सम्मान में हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। तत्पश्चात हमारे सभी सम्मानित अतिथि चाय के लिए आमंत्रित हैं। डॉक्टर KP उपाध्याय। इस समारोह में पधारी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रद्धेय श्री प्यारा सेक्रेटरी जी, आदरणीय प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, श्री कुलपति काशी विश्वविद्यालय, डॉक्टर कुमार पंकज, संकाय प्रमुख कला संकाय, प्रोफेसर मंजीत संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय, कार्यकारी परिषद के सदस्यगण, विभिन्न संस्थानों के निदेशकगण, संकायों के संकाय प्रमुख, शिक्षकगण, अतिथिगण, प्यारे छात्रों, मीडिया व के प्रतिनिधिगण, देवी व सज्जनगण, सर्वप्रथम मैं परमादरणीय
कैलाश सत्यार्थी जी को विश्वविद्यालय की ओर से, आप सभी की ओर से, अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण बड़ी सहायता से स्वीकार कर लिया और आप इस 70 वर्ष के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर आए। आपकी उपस्थिति ने हमें हम सभी को गौरवान्वित किया है। आप भारत के उन 7 विभूतियों में से एक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। हम सभी को आप पर गर्व है। आपकी मुहिम में हम सब आपके साथ हैं और आप द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर आशा है आने वाले वर्षों में अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। एक बार कहना हृदय से धन्यवाद। विश्वविद्यालय परिवार माननीय श्रीमती सत्यार्थी के प्रति इस समारोह में उपस्थित हेतु है। माननीय कुलपति प्रोफेसर के सिंह पाटिल जी का कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपादन हेतु समय समय पर अपना मार्गदर्शन मिलता रहा है, इसलिए कारण ही यह समारोह सफल हो सका है। हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने में हमारे बंधु चतुर्वेदी जी, गोपाल पंकज जी का भी बहुत योगदान रहा है। हम आपके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, विभिन्न संस्थानों के निदेशकगण, संकाय प्रमुख, बाहर से आए अतिथिगण, बाहर से आए विश्वविद्यालय के कुलपतिगण की ओर भी हम विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शताब्दी समारोह प्रकोष्ठ जिसके तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहा है, उसके सदस्यगण व विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षक बिंदु की ओर भी इस समारोह में उपस्थित हो अपना धन्यवाद हम लोग ज्ञापित करते हैं। अंत में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारीगण, गैर शिक्षण कर्मचारी, छात्रगण तथा उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। अंत में सबसे ज्यादा आभार मैं अपने छात्रों का देना चाहता हूँ जिनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल होता है। धन्यवाद। वहाँ से चाय के लिए आप सभी आमंत्रित हैं, वहाँ पर आगे